हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हम अपने सिलेबस का टेंस टॉपिक डिस्कस कर रहे थे और टेंस के अंडर में हम स्टार्ट कर चुके थे इसके स्पेसिफिक रूल्स को, जो हमने पढ़े थे सीक्वेंस ऑफ टेंस टॉपिक के अंडर में। और दोस्तों, आप लोगों ने अगर रिवीजन कर लिया है तो मैं आपको बता दूं कि पिछली क्लास तक हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, ये सब हम डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में ही हमने ये डिस्कस कर लिया था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मींस प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब। और प्रोग्रेसिव फॉर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो सीधा सा मतलब है कि हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। और आईएनजी फॉर्म के संदर्भ में हमने लास्ट रूल जो डिस्कस किया था वो था कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। और प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते तो फिर उनका मीनिंग क्या निकलता है, अगर प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज करना हो तो क्या मीनिंग निकलता है। तो हमने वहां पर डिस्कशन ये किया था कि अगर हम इनका दूसरा मीनिंग या मीनिंग चेंज करते हुए इनका बेसिक जो मीनिंग होता है उससे अलग मीनिंग के रूप में इन्हें यूज करते हैं तो हम इन्हें प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। साथ में एक रूल और डिस्कस किया था कि अगर प्रीपोजिशन के बाद ये वर्ब्स आती हैं तो बिना अपने मूल अर्थ में परिवर्तन किए, अपने जो रूट मीनिंग इनका होता है, बेसिक मीनिंग होता है, उसमें परिवर्तन किए बिना भी ये अपना आईएनजी फॉर्म या आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक हमारा कंसेप्ट हो गया था। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट रूल को, जो संबंधित है सिंस एंड फोर से। बिल्कुल दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं कि सिंस फोर तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, नहीं। लास्ट क्लास में जो मैंने जाते समय आपसे कहा था कि सिंस और फोर का प्रयोग हम, वैसे हमने जब टेंस टॉपिक की वर्ब्स वगैरह लिखी थी, एडवर्बियल्स लिखे थे, हिंदी सेंटेंस की पहचान लिखी थी, इंग्लिश सेंटेंस की पहचान लिखी थी, उस कंडीशन में हमने सिंस फोर को तीन टेंस में डिस्कस किया था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन दोस्तों, इनके अलावा भी कुछ टेंस ऐसे हैं जिनमें सिंस फोर प्लस टाइम का यूज होता है। वो कौन कौन से टेंस हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना कंसेप्ट। और अपना कंसेप्ट है, नेक्स्ट रूल नंबर होगा आपका रिलेटेड टू सिंस फोर प्लस टाइम। सिंस फोर प्लस टाइम यानी सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग, यानी सिंस फोर का प्रयोग हम कितनी जगह कर सकते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सिंस फोर का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मान लीजिए आपको वाक्य में दिया जा रहा है सिंस या फोर, तो इसमें प्राइमरी कंसेप्ट में, प्राइमरी लेवल पर, या कह सकते हैं प्रथम दृष्टया, एट फर्स्ट साइट, पहली बार सोचने के हिसाब से हम इसमें तीन टेंस को सोचेंगे या तीन टेंस को प्रीफर करेंगे। प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। और वो तीन टेंस कौन से हैं? एक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर। दूसरा है दोस्तों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तीन टेंस हैं जो प्राइमरी लेवल पर सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? लेकिन दोस्तों, सेकेंडरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी लेवल में भी आपके तीन टेंस आते हैं, जिनमें से पहला टेंस जो होगा आपका वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। सिंस फोर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग भी किया जा सकता है। यानी कुल मिलाकर अगर हम ये कहें तो सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग जब होगा तो हम टोटल कितने टेंस यूज कर सकते हैं? वहां सिक्स टेंसेज यूज कर सकते हैं। यानी सिक्स सब कैटेगरीज जो है हमारे टेंस की, उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। सिक्स सब कैटेगरीज की बात अगर हम करें तो सिक्स सब कैटेगरीज, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है, पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, पास्ट परफेक्ट भी आ सकता है। लेकिन एक मुख्य बात जो आपको इसमें दिखाई दे रही होगी, प्राइमरी लेवल और सेकेंड लेवल में जो डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा वो ये है
कि प्राइमरी लेवल में जितने भी टेंस आ रहे हैं उन सबके साथ ये कॉमन वर्ड जुड़ा हुआ है, क्या? कॉन्टिन्यूअस वर्ड जुड़ा हुआ है। क्या वर्ड जुड़ा हुआ है? कॉन्टिन्यूअस वर्ड जुड़ा हुआ है। और इसका मतलब निकलता है कि इन तीनों टेंसेज में वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है। कौन सी फॉर्म का? प्रोग्रेसिव फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अब आइडेंटिफाई कैसे करें? तो समझना, अगर कभी भी मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको अगर कोई भी कंसेप्ट डिसाइडेड नहीं है तो वहां आप फिर कैसे अनुमान लगाते हैं कि यह क्या किया जाना चाहिए? आपके पास दो लेवल है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जो पहले करना है जो बाद में करना है। तो पहले कौन सा काम करोगे? ऑब्वियसली प्राइमरी लेवल वाला ही करोगे, आप उसी को प्रीफर करोगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िएगा और फिर यहां सेंटेंस देखिएगा। सेंटेंस आपको क्या सिखाते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप कैसे कंप्लीट करेंगे एग्जांपल्स के हिसाब से। आपने ये सेंटेंस यूज किया इस तरीके से और यहां लिख दिया आपने डांस हियर सिंस मंडे। ये आपको सेंटेंस दिया गया, क्लियर है? और एक सेंटेंस इसी के जैसा मैं कंपेरेटिवली लिख रहा हूं जिससे कि आपको दोनों को समझने में आसानी रहे। इसको ऐसे लिखेंगे हम, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही डांस हियर फॉर 4 hours। ये आपको मान लीजिए दो सेंटेंस दिए गए और आपसे कहा गया कि इन सेंटेंसेस में आप ब्लैंक फिल कीजिए विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के एप्रोप्रिएट फॉर्म से आप ब्लैंक्स को फिल कीजिए। तो दोस्तों एक एक कंसेप्ट को समझना आप ध्यान से। आपको यहां पर सिंस प्लस टाइम दे दिया, मिल गया, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई आपकी, पहली कंडीशन पूरी हो जाती है। ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। आपको सिंस 4 प्लस टाइम दिया जा रहा है बैक में, तो इसका मतलब यहां आपकी पहला रूल पूरा हो गया है, पहली कंडीशन पूरी हो गई है, क्लियर? दूसरा, आप इस ब्रैकेट में देखिए एक वर्ब दे रखी है डांस। आप मुझे बताइएगा कि इस वर्ब का, डांस वर्ब का प्रयोग क्या आईएनजी फॉर्म में किया जा सकता है बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए? यानी डांस का जब डांसिंग बनाएंगे तो क्या अर्थ में परिवर्तन होगा? और क्या बिना अर्थ में परिवर्तन किए हुए डांस का डांसिंग बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? तो हमारा जवाब होता है कि बिल्कुल बन सकता है। डांसिंग भी होता ही है, आई एम डांसिंग, ही इज डांसिंग, ऐसे होता है। आईएनजी में यूज कर सकते हैं और अर्थ में भी परिवर्तन नहीं होता। तो दूसरा रूल हमारा हो गया कि दिस वर्ब कैन बी यूज्ड इन प्रोग्रेसिव फॉर्म विदाउट एनी चेंज इन द मीनिंग। इस वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म में यूज कर सकते हैं बिना इसके मीनिंग में परिवर्तन किए हुए। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो दो पॉइंट हुए, सिंस 4 प्लस टाइम मिल गया और वर्ब जो है आसानी से आईएनजी फॉर्म में आ सकती है, क्लियर? अब मुझे बताइएगा शुरू से लेके लास्ट तक इस सिंस 4 और टाइम के अलावा, यानी इसमें सिंस प्लस टाइम जो दे रखा है इसके अलावा क्या कोई और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट दे रखा है? दे रखा है क्या? आप देखिए शुरू से लेके लास्ट तक, तो आपको मिलेगा कि नहीं। शुरू से लेके लास्ट तक ये सिंगल सेंटेंस है या एक एक्स्ट्रा सेंटेंस जुड़ा हुआ है इसके साथ? तो आप कहेंगे सर सिंगल सेंटेंस है, कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ नहीं है। तो माय डियर ये तीसरा कॉन्सेप्ट, और तीन कॉन्सेप्ट जब मिल रहे हैं, कौन कौन से? सिंस प्लस टाइम मिल गया, वर्ब आसानी से आईएनजी में आ सकती है और ये सिंगल सेंटेंस है, तो उस कंडीशन में माय डियर जो सीक्वेंस में सबसे पहले होता है प्राइमरी लेवल में आईएनजी में आ सकती है। तो ये तो क्लियर हो गया भाई। आप ऐसे समझ के चलो, सिंस प्लस टाइम आ गया, इसका मतलब टोटल 12 टेंस है, 12 में से कितने टेंस आ सकते हैं यहाँ पर? तो 6 आ सकते हैं। 6 में हमने सिंस 4 प्लस टाइम लिखा था, क्लियर कॉन्सेप्ट? तो 12 में से 6 के बारे में ही सोचना पड़ेगा, 6 की तो नहीं सोचना ना मैं कुछ भी। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म इजीली आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वर्ब की फॉर्म इजीली अगर आईएनजी फॉर्म में आ सकती है तो इसका मतलब अब 6 में से भी हम उन तीन को प्रीफर करेंगे जो आईएनजी के साथ आ सकते हैं। तो आईएनजी के साथ आएंगे कॉन्टिन्यूअस लगे हुए शब्द, और कॉन्टिन्यूअस लगे हुए शब्द कौन कौन से थे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अब पहले हमने 12 में से 6 डिसाइड किए थे, अब 6 में से भी कितने बच गए हमारे पास? 3 बच गए। और माय डियर उन 3 में से इसमें चूंकि कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट पास्ट का या फ्यूचर का जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हमेशा सेंटेंस उस टेंस में जाएगा जो सीक्वेंस में सबसे पहले है। तो सीक्वेंस में सबसे पहले क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था। तो दोस्तों यहां
आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे, ही हैज बीन डांसिंग। किसका प्रयोग करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करोगे, जिसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, परफेक्टनेस के लिए बीन लगाएंगे और वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि टेंस के नाम में कंटिन्यूअस वर्ड मिल रहा है। क्लियर कंसेप्ट? दोबारा से समझ लो। सिंस 4 प्लस टाइम जब मिल जाए तो 12 में से कितने टेंस? 6 टेंस बचेंगे आपके पास, क्योंकि 6 में ही ये सिंस 4 प्लस टाइम आ सकता है। क्लियर? वर्ब जो दी गई है वो इजीली आईएनजी में आ सकती है, नहीं आ सकती? सब आ सकती है। तो 6 में से भी कौन से 3 जिनमें कंटिन्यूअस लगा हुआ है वो रह जाएंगे आपके पास। अब उन 3 में से भी कौन सा आएगा, तो उसके लिए डिसाइड जब हम करेंगे तो शुरू से लास्ट तक देखो, एक ही सेंटेंस है या एक्स्ट्रा जुड़ रहा है। तो आप कहेंगे सर एक ही है सेंटेंस, तो कोई एक्स्ट्रा सेंटेंस नहीं जुड़ रहा, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। लेकिन अगले सेंटेंस को देखिए, वही कंसेप्ट आपको मिल रहा है 4 प्लस टाइम, तो 4 प्लस टाइम मिल रहा है, तो 12 में से 6 टेंस बचे। आप देखिए जो वर्ब दे रखी है, क्या वो इजीली आईएनजी में आ सकती है? यहां सर आ सकती है। और अगर आ सकती है तो आप बताइएगा, अब 6 में से भी कितने बचे? 3। कौन से 3? जिनमें कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, जिसमें आईएनजी फॉर्म आ सकती है। क्लियर कंसेप्ट? अब बताइए, शुरू से लेके लास्ट तक सिंगल सेंटेंस है, एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो आप स्पष्ट देख लीजिएगा, यहां एक्स्ट्रा सेंटेंस जुड़ रहा है, जिसमें दे रखा है वॉज टायर्ड एंड दिस वर्ब वॉज इज रिलेटेड टू पास्ट टेंस। तो इसके साथ पास्ट का एक सेंटेंस जोड़ दिया गया, और पास्ट का यदि एक सेंटेंस जोड़ दिया गया है तो माय डियर, एक तरफ यदि पास्ट है तो दूसरी तरफ भी पास्ट रहेगा, और उन 3 में जो पास्ट से संबंधित है उसका प्रयोग करेंगे। और पास्ट से संबंधित कौन सा था? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो दोस्तों यहां हम लिख देंगे हैड बीन डांसिंग, हैड बीन डांसिंग। बिल्कुल वैसे ही सेंटेंस, जैसे कि देखिए आप, एक सेंटेंस और इस कैटेगरी का लिख देता हूं मैं, ही टोल्ड मी दैट ही डांस दिया फॉर 2 आवर्स। इस सेंटेंस को देखिए आप, सेम कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। क्या मिल रहा है आपको? 4 प्लस टाइम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4 प्लस टाइम मिल रहा है, इसका मतलब 12 में से 6 टेंस। वर्ब कौन सी है? जो इजीली आईएनजी फॉर्म में आ सके, जो इजीली आईएनजी फॉर्म में आ सके। और अगर आईएनजी में आ सकती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि इसका प्रयोग हम कहां कर सकते हैं? कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। तो उन 6 में से वो 3 टेंस चुनिए जिनमें कंटिन्यूअस फॉर्म आ सकती है, प्रोग्रेसिव फॉर्म आ सकती है, आईएनजी फॉर्म आ सकती है। तो वो 3 टेंस थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और माय डियर, अब इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए, बताइए सिंगल सेंटेंस आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जुड़ रहा है, तो आपको स्पष्ट दिख गया कि यहां से लेकर और यहां तक एक्स्ट्रा है, और इसमें ये वर्ब टोल्ड दे रखी है, जो कि आपके संबंधित है कौन से टेंस से? पास्ट से। तो दोस्तों एक तरफ पास्ट है तो दूसरी तरफ भी क्या रहेगा? पास्ट रहेगा। तो यहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? हैड बीन डांसिंग का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैड बीन डांसिंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट ये तो यहां तक। अब चलिए दूसरे सेंटेंसेज की तरफ। ही नो मी फॉर 10 years। और अगला है, ही टोल्ड मी दैट ही नो मी फॉर 10 years। अब दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेज को देखिए एक बार आप, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम वर्ब्स को फिल करते हैं, कैसे हम टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो अब इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो वही आपको क्या मिल रहा है? 4 प्लस टाइम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 4 प्लस टाइम मिल रहा है। और 4 प्लस टाइम मिल रहा है तो इसका मतलब 12 में से कितने टेंस? 6 टेंस आएंगे, जिनमें आप सिंस 4 प्लस टाइम लगा सकते हो। अब 6 तो आ गए, लेकिन अब यहां पर वर्ब देखिएगा नो। आप मुझे बताइएगा, क्या नो वर्ब का प्रयोग आप इजीली आईएनजी में कर सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा जी नहीं। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना हमने। तो इस वर्ब को हम आईएनजी में नहीं लगा सकते, और दोस्तों जब आईएनजी में लगा ही नहीं सकते
तो फिर वो 3 टेंस तो इसमें बिल्कुल नहीं हो सकते जिनमें कंटिन्यूअस शब्द जुड़ा हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूअस का तो मतलब ही क्या होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। तो 3 टेंस तो आएंगे ही नहीं इसमें, और 3 टेंस यदि नहीं आएंगे तो बचे आपके सेकेंडरी लेवल के 3 जिनमें कंटिन्यूअस वर्ड नहीं है, तो अब 3 बचे। उसके बाद में आप देखिएगा शुरू से लास्ट तक सिंगल कंसेप्ट है, सिंगल सेंटेंस या कुछ जुड़ा हुआ है, सिंगल है। और अगर सिंगल है तो आपको मैंने क्या बताया था, जब भी कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ नहीं हो तो जो सीक्वेंस में सबसे पहले आता है उसी का प्रयोग करते हैं। सीक्वेंस में सबसे पहले आ रहा था हमारा कौन सा, आप खुद देख लो और खुद देखकर और फिर क्लियर करो इसे, कौन सा आ रहा है सीक्वेंस में सबसे पहले, प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है। और इसीलिए दोस्तों इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होगा, हैज नोन। किसका प्रयोग होगा दोस्तों, हैज नोन का प्रयोग होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। क्लियर कॉन्सेप्ट। लेकिन अगले सेंटेंस को देखिएगा, ही टोल्ड मी, आपको 2-3 चीजें इसमें स्पष्ट मेरे कहने से पहले ही मिल गई हैं। आपने देखा यहां पर कि आपको 4 प्लस क्या मिल गया, टाइम मिल गया, तो 12 में से कितने टेंस रह गए, 6 रह गए। आपको सेंटेंस में दी गई वर्ब जो है क्या आईएनजी में आ सकती है इजीली, नहीं आ सकती। और अगर नहीं आ सकती तो इसका मतलब आप उन 3 टेंस का प्रयोग तो यहां नहीं कर सकते जो आईएनजी में आते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेकेंडरी लेवल के टेंस में से, सेकेंड लेवल के कंसेप्ट में से, उस सीरीज में से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर हमने देखा कि यहां एक तरफ ये पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, और पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है तो दूसरी तरफ पास्ट परफेक्ट का कंसेप्ट यूज होगा, और इसीलिए हम यहां यूज करेंगे हैड नोन। अब आप कहेंगे सर पास्ट परफेक्ट ही क्यों, वहां तो सीक्वेंस में पास्ट इंडेफिनिट भी था, तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट क्यों नहीं। तो दोस्तों जब मैंने आपको टेंस टॉपिक सिंपल रूप से डिस्कस करवाया था, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि 2 काम जो पास्ट में हो रहे हों, उनमें किसी पास्ट के एक काम से पहले कोई दूसरा काम हुआ हो तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है। अब यहां पर देखिए, कोई व्यक्ति कह रहा है कि उसने मुझे कहा, एक काम हुआ कहने का, और जब उसने कहा उससे पहले से ही उसको जानता था या उसी समय पर जानने लगा, तो उससे पहले 10 साल से जानता था उसको। तो इसका मतलब कहा है उसने कभी लेटेस्ट पास्ट में कि उससे पहले ही उसे जानने लग गया था वो। तो इस कंडीशन में 2 काम हो रहे हैं, एक तो जानने का और एक उसे बताने का। तो काम पहले कौन सा हुआ, जानने का, और बताया उसने बाद में। तो जो पहले होता है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में जाता है, और बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का आना। लेकिन दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग फिर कब किया जाएगा, तो इसके लिए कंसेप्ट समझिएगा। पहले मैं आपको डिफरेंस करवा देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट में, कि तीनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद ये चीज अपने आप समझ में आ जाएगी आप लोगों के कि पास्ट इंडेफिनिट कब आएगा। तो समझना, कंसेप्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट परफेक्ट। तीनों में ही कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी दर्शाई जाती है, कार्य के पूरा होने की बात की जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आपके बोलने से पहले काम हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में भी हो गया, और पास्ट परफेक्ट में भी हो गया। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, पास्ट परफेक्ट तो इन दोनों से बिल्कुल अलग ही हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के साथ तो आपको हर हाल में लगाना पड़ता है एक टेंस, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट लगाना पड़ता है, और उसमें फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा बाद में हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। ये इजी है पता लगाना, क्योंकि अकेला तो कभी आता नहीं है, और अकेला जब आता ही नहीं है तो इसमें तो कोई आपको परेशानी वाली बात नहीं है भाई, ये तो अपने साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनिट लेता है ना। तो इसका मतलब ये तो हमेशा चलेगा किसके साथ, विद पास्ट इंडेफिनिट। ये तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ चलता है, तो इसको पहचानना इजी है। अब कंपटीशन बचा हमारे बीच, 2 टेंस हैं और इन दोनों के बीच ही कंपटीशन बचा कि कौन कहां आएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा,
प्रेजेंट परफेक्ट जो है इसमें इफेक्ट ऑफ द वर्क इज प्रेजेंट टिल स्पीकिंग। कार्य का प्रभाव जो है बोलने के समय तक मौजूद होता है। जो कार्य हुआ है उसका प्रभाव बोलने के समय तक मौजूद है। बोलने के समय तक मौजूद होने का मतलब है कि कोई दूसरा कार्य शुरू अभी तक नहीं हुआ है, उससे संबंधित अगला कार्य अभी शुरू नहीं हुआ है। जैसे मेरा भाई बाजार गया है तो इसका मतलब बाजार से अभी आया नहीं है। मेरा भाई बाजार गया है इसका मतलब अभी बाजार से आया नहीं है। मैंने अभी खाना खाया है इसका मतलब अभी आपको भूख नहीं लगी है, अभी आपका पेट भरा हुआ है, प्रभाव चल रहा है उसका भी। लेकिन माय डियर इन पास्ट इंडेफिनिट में इफेक्ट ऑफ द वर्क इज नॉट प्रेजेंट टिल स्पीकिंग। यानी इसमें कार्य जो किया गया है उसका प्रभाव बोलने के समय तक अब मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई अगला कार्य उसके बाद में शुरू हो चुका है। जैसे कि मैं बाजार गया है, मैं बाजार गया था, इसका मतलब बाजार गए थे, बाजार से लौटकर भी अब आप आ गए हो, अभी तो बोलोगे आप ये मैं बाजार गया था। आप आ गए, आने के बाद में आपसे किसी ने पूछा अरे अभी 1 घंटे पहले मैंने तुम्हें देखा था तो तुम नहीं थे घर पे, कहां थे भाई? तो आप कहेंगे मैं बाजार गया था। लेकिन अब आ गए हो ना घर पर, तो आप तो बाजार जाने का प्रभाव जो है वो आपका क्या हो गया दोस्तों? खत्म हो गया। और जब खत्म हो जाता है तो हम यूज करते हैं किसको? पास्ट इंडेफिनिट को। लेकिन ये खत्म होना ही याद नहीं रखना है, आपको ये भी याद रखना है कि प्रभाव खत्म क्यों होता है और प्रभाव बना क्यों रहता है। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि जब उससे संबंधित या कोई और कार्य बाद में उसके शुरू ना हुआ हो तब तक तो प्रभाव बना रहता है ना? जैसे कि आपने एग्जाम दी, ठीक है, अब एग्जाम दी तो आपको मैं अगर कहीं पर भी मिलूं और मैं आपसे पूछूं भाई आजकल क्या कर रहे हो? सर अभी अभी हमने एग्जाम दी है, अभी एग्जाम दी है। ये क्यों बोलोगे आप? कब बोलोगे? जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता, यानी उससे संबंधित कार्य अभी हुआ नहीं है दूसरा। लेकिन रिजल्ट आ जाता है, आप मुझे मिठाई खिलाने आ जाते हैं, मैंने कहा भाई मिठाई किस बात की? कि सर मेरा रिजल्ट आ गया है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित जो आगे का कार्य अभी आपकी ज्वाइनिंग का, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, वो अभी नहीं हुआ है, अभी सिर्फ रिजल्ट आया है। मैंने कहा रिजल्ट आ गया है भाई, किस बात का? अरे सर वो मैंने एग्जाम दी थी ना। अब आपने कह दिया एग्जाम दी थी। अब आपने दी थी क्यों बोला? क्योंकि रिजल्ट आ जाने से उसका प्रभाव क्या हो गया? खत्म हो गया। और दोस्तों जब प्रभाव खत्म हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो अगले सेंटेंसेज को देखिएगा। ही लिव हियर फॉर 10 years and now he is planning to shift at another place। एक तो ये है, और दूसरा सेंटेंस है दोस्तों ही लिव हियर फॉर 10 years but now he is living in his village। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आप अगर सेंटेंसेस को दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोस्तों क्लियर हो जाएगा। यहां पर भी 4+ टाइम है, यहां पर भी 4+ टाइम है, दोनों में 4+ टाइम है। लेकिन इधर आप कह रहे हैं एंड नाउ ही इज प्लानिंग टू शिफ्ट एट अनदर प्लेस। अब वो दूसरे स्थान पर शिफ्ट होने का विचार कर रहा है। तो आप मुझे बताइएगा क्या दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो गया क्या? शिफ्ट हो गया क्या? उससे संबंधित काम हो गया? अगला नहीं हुआ।
नहीं हुआ तो इसका मतलब ये कार्य जो अभी यहां पर है वो अभी भी क्या है, इफेक्ट में है, प्रभाव में है। और दोस्तों जब प्रभाव में है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे, हैज लिव्ड का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगले सेंटेंस में आपने कहा नाउ ही इज लिविंग इन हिज विलेज, यानी इस स्थान पर रहा था और उसके बाद में अब उसने इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहना भी शुरू कर दिया है। कहां रहना शुरू कर दिया है, विलेज में। कार्य हो गया अगला स्टार्ट, अगला कार्य आ गया अस्तित्व में। और अगर अगला कार्य अस्तित्व में आ गया तो पहले कार्य का प्रभाव भी क्या हो गया, खत्म हो गया। और प्रभाव खत्म होते ही दोस्तों हम यहां यूज करेंगे किसका, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। यह तरीका आपके इनको आइडेंटिफाई करने का। आई थिंक गॉट इट, क्लियर है, कोई समस्या। अब इसमें आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है आपके विशेष तरीके से, और डिफरेंस करने का कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट में कैसे डिफरेंस करें। तो दोस्तों इजीली ऐसा कोई विशेष कंसेप्ट ये है नहीं जिसे ना समझा जा सके, इजीली समझा जा सकता है। बशर्ते आप थोड़ा सा एक बार रिवीजन करें और उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करें इसे। ठीक है, यह है आपके सिंस फोर प्लस टाइम का प्रयोग कि कितने तरीके से किया जा सकता है और कैसे इसे कंप्लीट करते हैं। क्लियर कंसेप्ट। चलिए तो अगला रूल डिस्कस करते हैं अब हम। और नेक्स्ट रूल नंबर क्या है वो आप अपने हिसाब से एक बार डिसाइड कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि हम अगर लिखें इट इज टाइम, या फिर आपको दिया जाए इट इज हाई टाइम, या फिर दोस्तों आपको दिया जाए इट इज पीक टाइम, यानी ऐसे ही आपको शब्द दे दिए जाएं, यदि इनमें से कोई भी आपको अगर फ्रेज दिया गया है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद दो तरह की स्ट्रक्चर आपको फॉलो करनी है। क्या कि इसके तुरंत बाद यदि आपको दिया जा रहा है कोई नाउन या प्रोनाउन, क्या दिया जा रहा है, नाउन या प्रोनाउन दिया जा रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये अपने बाद सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लेता है। कौन सा टेंस लेता है, पास्ट इंडेफिनिट ही लेता है, पास्ट इंडेफिनिट के अलावा और कोई नहीं लेता है। कब, जब नाउन प्रोनाउन आएगी इन कॉन्सेप्ट्स के बाद में। लेकिन माय डियर नाउन प्रोनाउन ने आकर और इसके बाद में आ जाए टू, तो आपको ध्यान रखना है कि टू के बाद आपको लगानी पड़ेगी वर्ब की कौन सी फॉर्म, रूट फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट केवल तब आएगा दोस्तों जब वो अपने साथ लेगा क्या, नाउन या प्रोनाउन लेगा। और अगर नाउन प्रोनाउन के बजाय उसने टू ले लिया तो फिर पास्ट इंडेफिनिट के बारे में नहीं सोचना, वह हमेशा, चूंकि पहले भी डिस्कस हम कर चुके हैं कि टू के बारे में, तो टू जो है वो अपने साथ क्या लेगा, रूट फॉर्म लेगा वर्ब की, और रूट फॉर्म के रूप में हम इसे यूज करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि सेंटेंस देखिए एग्जांपल के रूप में, अगर मैंने आपको सेंटेंस लिखा इट इज टाइम टू शट द शॉप, एक तो है ये, और एक आपको लिखा इट इज हाई टाइम यू गो टू मार्केट। ये दो सेंटेंसेज आपको दिए गए दोस्तों, और दोनों ही सेंटेंसेज में आपको कॉन्सेप्ट एक बार डिस्कस करना है। दोनों ही सेंटेंसेज में आपको दिया गया है, ये ऊपर दिया गया कॉन्सेप्ट, एक में इट इज टाइम और एक में दिया गया इट इज हाई टाइम। मिल रहा है आपको, इट इज टाइम एंड इट इज हाई टाइम आपको दिया गया है। और कंसेप्ट देखिएगा, यहां इट इज टाइम के बाद में आपको टू मिल रहा है, और टू जब मिलता है तो वर्ब की रूट फॉर्म, और रूट फॉर्म है तो यानी ये सेंटेंस हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगले सेंटेंस में देखिए इट इज हाई टाइम मिल रहा है, और इसके बाद आपको मिल गया दोस्तों क्या, प्रोनाउन मिल गया। तो नाउन प्रोनाउन जब मिलता है तो आपको क्या लगानी पड़ती है, वहां पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म लगानी होती है। तो क्या लगा रहे हैं आप पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म, नहीं, यहां तो गो दे रखा है, और पास्ट इंडेफिनिट में क्या आती है, सेकंड फॉर्म, एंड सेकंड फॉर्म ऑफ गो इज वेंट, सो वी हैव टू यूज वेंट एट द प्लेस ऑफ दिस वर्ड गो। इसलिए गो के स्थान पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, वेंट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ये विशेष ध्यान रखिएगा। क्लियर कंसेप्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से आप यहां सेंटेंसेज को इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज पीक टाइम के साथ में यूज करते हैं। क्लियर यहां तक कंसेप्ट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना अगला रूल। अगला रूल है दोस्तों आपके ऐसे शब्दों से, वैन से, वाइल से,
या फिर हम कहेंगे whenever, या फिर कहेंगे wherever, ऐसे शब्दों से संबंधित है। when, while, whenever, wherever, ऐसे शब्दों से संबंधित है और इसमें कंसेप्ट काम करता है। क्या कंसेप्ट काम करता है वो अभी हम यहां डिस्कस कर लेते हैं। तरीके से आपको समझना है, ये इन शब्दों से संबंधित है और इन शब्दों से संबंधित है कि क्या, कि जब ये शब्द आपके दो सेंटेंसेज को अगर जोड़ रहे हैं, इन शब्दों में से किसी भी शब्द का प्रयोग यदि दो सेंटेंसेज को जोड़ने के काम में आ रहा है, उनके लिए इनका प्रयोग किया जा रहा है, तो हम क्या कॉन्सेप्ट वहां फॉलो करेंगे ये डिसाइड करते हैं हम इनके साथ। तो देखिए समझिएगा आप कैसे इनका प्रयोग करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको ए पॉइंट के अंडर वाले पहले एग्जांपल्स लिखवा रहा हूं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। माय डियर ये सेंटेंस है। व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड। माय डियर अब आप यहां थोड़ा सा गौर फरमाएं और देखें। वॉज गोइंग बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, केम बोले तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखिएगा केम अक्रॉस पूरा एक वर्ड है, ये एक फेजल वर्ब होती है। और फेजल वर्ब जो है वो क्या कहती है, फेजल वर्ब कहती है जो केम अक्रॉस आ रहा है इसका ये किसकी फॉर्म है, कम अक्रॉस की। और कम अक्रॉस का क्या मतलब निकलता है फेजल वर्ब के रूप में, इसका अर्थ निकलता है किसी से अचानक मिलना। नोट कर सकते हैं करना चाहें तो आप कि कम अक्रॉस का मतलब होता है किसी से अचानक मिलना। ठीक है। अब वो कहना क्या चाह रहा है कि जब वो बाजार जा रहा था अपने एक मित्र से अचानक मिला। आप मुझे बताएंगे पहले कार्य कौन सा चल रहा था, तो आप कहेंगे सर बाजार जाने का चल रहा था। क्या वो काम पूरा हो चुका था, यानी क्या वो व्यक्ति बाजार पहुंच चुका था, तो आप कहेंगे बाजार तो नहीं पहुंचा था, बाजार जा ही रहा था कि रास्ते में उसको कौन मिल गया, उसका एक दोस्त मिल गया। तो बस कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों यहीं पर आपका। यानी जब कोई कार्य चल रहा हो पहले से ही और पूरा होने से पहले उसके बीच में ही कोई और कार्य घटित हो जाए, यानी कोई कार्य पास्ट में आपका चल रहा था पहले से ही और उसके बीच में कोई और कार्य घटित हो जाए, या दूसरी भाषा में मैं अगर कहूं तो कह सकता हूं अगर कोई कार्य किसी अन्य कार्य के दौरान घटित होता है, तो दौरान बोले तो पहले वाला चल रहा था। तो जब कोई कार्य दूसरे कार्य के दौरान घटित अगर हुआ तो उस कंडीशन में जो पहले से चल रहा था उसके लिए तो पास्ट कंटिन्यूअस आता है, बाद में जो कार्य घटित हुआ बीच में जो घटित हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझना, इसको एक बार अप्लाई और करना दूसरे रूल से। आपको मैंने जैसे कि कहा व्हेन अ बॉय वाज क्रॉसिंग द रोड अ ट्रक रेन ओवर हिम। अ ट्रक रेन ओवर हिम। अब इस सेंटेंस की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखिएगा यहां आप कह रहे हैं व्हेन अ बॉय वाज क्रॉसिंग, तो यहां पर वही कंडीशन आ गई, पास्ट कंटिन्यूअस आ गया। और अ ट्रक रेन ओवर, और रेन किसकी फॉर्म है, रन की। दोस्तों ये भी जो रेन ओवर है ना ये भी एक फेजर वर्ब है, रन ओवर की फॉर्म है। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इसे भी, रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है कुचल देना, किसी व्हीकल के द्वारा किसी को कुचल देना, यह रन ओवर होता है। आप मुझे बताएंगे देखिए दो काम हो रहे हैं यहां, एक तो कुचला गया यानी कुचलने का कार्य और एक रोड को क्रॉस करने का कार्य। आप मुझे बताएंगे पहले कार्य कौन सा था प्रोसेस में, तो आप कहेंगे सर पहले तो कार्य रोड को क्रॉस करने का चल रहा था। उसके दौरान अब मुझे बताओ रोड क्रॉस हो गई थी क्या पूरी, रोड क्रॉस होने से पहले रोड पर ही एक ट्रक ने एक व्यक्ति को, एक बच्चे को, एक लड़के को क्या कर दिया, कुचल दिया। तो रूल साबित हो गया हमारा कि अगर कोई कार्य दूसरे कार्य के दौरान घटित होता है तो पहले से जो कार्य चल रहा है उसके लिए तो, या चल रहा था उसके लिए तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और बीच में जो घटित हुआ उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। अब क्लियर कंसेप्ट। तो चलिए मैं यहां पर आपको इसका पॉइंट लिखवा देता हूं। ए पॉइंट, ए पॉइंट है व्हेन और इनसे संबंधित है जब आप कहते हैं इफ एन एक्शन हैपेंड
ड्यूरिंग another action, during another action, ड्यूरिंग का मतलब ही समझ गए होंगे आपके काम पहले से पूरा नहीं हुआ है तो आप लिखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग एक्शन एंड पास्ट इंडेफिनिट फॉर द लेटर एक्शन। पढ़िए इसे कि अगर कोई कार्य घटित होता है ड्यूरिंग अनदर एक्शन, दूसरे कार्य के दौरान, तो रूल कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग एक्शन। प्रोसेसिंग यानी जो पहले से चल रहा था उसके लिए तो यूज होगा कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और जो बाद में घटित हुआ उसके लिए यूज होगा कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, जो आपने यहां पर लिखा है। जैसे कि आपको अब इजीली पता लग जाएगा एग्जांपल से। अब अगर है ना आपको एक ब्लैंक नहीं देके अगर दोनों तरफ ब्लैंक दे देगा ना तो भी आप सेंटेंस से अनुमान लगा के अपने आप पता लगा लेंगे कि कहां कौन सा टेंस यूज होगा। मैं दोनों तरफ ब्लैंक देकर आपको बता रहा हूं, जैसे कि व्हेन आई रन इट स्टार्ट रेनिंग। अब आप मुझे बताइएगा, या दो कार्य हो रहे हैं, दौड़ने का और बारिश के शुरू होने का। अब बारिश के शुरू होने का काम है, शुरू होना प्रोसेस में होता है क्या, शुरू होने का। अगर यह स्टार्ट नहीं लिखता और सिर्फ रेन वर्ड लिखता तो बारिश तो क्या है लंबे समय तक चल सकते हैं, लेकिन शुरू शुरू होना लंबे समय पे चलेगा क्या, शुरू तो जो हो गया वो हो गया एक पल में, उसके बाद में वो शुरू होना थोड़ी माना जाता, फिर तो वो प्रोसेस चलती है। ये तो वही कंसेप्ट हो गया जैसे किसी व्यक्ति ने एक से पूछा कि तुम भूखे पेट कितने फल खा सकते हो, तुम भूखे पेट कितने फल या कितने सेब खा सकते हो, उसने कहा मैं 4 सेब खा सकता हूं। जवाब सही है उसका। अरे भाई जब वो पहला सेब खा लेगा, और पहला सेब भी छोड़ो, पहले सेब का अगर पहले एप्पल का फर्स्ट बाइट भी जो खाएगा ना, पहला घास जो उसने खाया, उसी दौरान उसका पेट अब खाली नहीं रहा क्योंकि पेट में कुछ तो चला गया। तो वही कंसेप्ट है कि जो स्टार्ट होने का मतलब क्या है, शुरू होना। शुरू तो एक कंसेप्ट विशेष है जहां पर केवल एक पिन पॉइंटेड कह सकते हैं, जैसे पॉइंट है, एक स्थान है, एक पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट जिसे हम कहेंगे, कभी भी प्रोसेस में नहीं जाता स्टार्ट वर्ड, है ना। हम कह देते हैं आई एम स्टार्टिंग, मैं शुरू कर रहा हूं, ये गलत होता है ऐसे बोलना आई एम स्टार्टिंग। अगर आप बोलें कि भाई शुरू करने वाला हूं तो उसमें बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट, इट इज अबाउट टू स्टार्ट, ऐसे बोल सकते हैं। आई एम स्टार्टिंग ऐसे नहीं बोलते इसे, क्योंकि आई एम स्टार्टिंग इसका मतलब ये निकलता है मैं शुरू हो रहा हूं, जो शुरू कर रहा हूं ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं है क्योंकि स्टार्ट वर्ड के दोनों तरीके से अर्थ निकलते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलते। हम यहां पर लिखेंगे आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्टिविटी और दिस फंक्शन। तो टू स्टार्ट ही होता है क्योंकि स्टार्ट वर्ड की कोई प्रोसेस नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर कंसेप्ट। चलिए, तो यहां पर अब आपको पता है जब स्टार्ट वर्ड की तो प्रोसेस हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि जब मैं दौड़ रहा था तो इसने मतलब बारिश होना शुरू हो गई। तो पहले काम कौन सा चल रहा था, दौड़ने का, और दौड़ने का जो चल रहा था तो वहां तो आ जाएगा क्या, वॉज रनिंग। क्या आ जाएगा दोस्तों, वॉज रनिंग। और अगले में क्या हो जाएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आ जाएगा, स्टार्टेड रेनिंग। क्या हो जाएगा, स्टार्टेड रेनिंग। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर कंसेप्ट। तो यहां पर आप विशेष तरीके से ध्यान रखिएगा, जब कोई कार्य किसी अन्य कार्य के दौरान घटित होता है तो जो कार्य पहले से चल रहा था उसके लिए तो यूज होता है पास्ट कंटिन्यूअस, और जो बाद में घटित हुआ उसके लिए आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर है। वेन का ही अगला कंसेप्ट जो है आपका वो क्या है, बी पॉइंट आपका जो होगा, उस बी के अंडर में मैं आपको समझा दूं
कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे पहले हम, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आगे हम बात करेंगे, ठीक है। इसमें जैसे कि मैंने आपसे एक सेंटेंस लिखा, व्हेन आई वेंट टू मार्केट आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। एक तो सेंटेंस है ये, दूसरा सेंटेंस है व्हेन आई गो टू मार्केट आई बाई अ गिफ्ट फॉर यू। अब आप देखेंगे यहां पर भी वैन से जुड़े हुए दो वाक्य दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं। और अगर दो वाक्य दे रखे हैं तो दो कार्य हो रहे हैं दोनों वाक्य में, एक तो जाने का हो रहा है, एक किसी चीज को खरीदने का हो रहा है, गिफ्ट खरीदने का। अब आप मुझे बताइएगा, यहां दौरान घटित होने वाली घटना है क्या कोई भी, कि बाजार जाने के दौरान मैंने गिफ्ट खरीदा। गिफ्ट तो कहां खरीदा जाएगा, जब बाजार पहुंच जाएंगे। क्या बाजार पहुंचे बिना या बाजार जाए बिना आप गिफ्ट खरीद सकते हो क्या? वो बात अलग है, आपके दिमाग में आ रहा हो कि हाँ सर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन माय डियर वो ऑनलाइन मार्केट है मार्केट ही वो। और अगर वो मार्केट है तो उस कंडीशन में मार्केट आपको पहुंचना ही पड़ेगा, वहां एक्सेस तो आपको करनी पड़ेगी। और अगर एक्सेस करनी पड़ेगी तो इसका सीधा सा मतलब है कि कंसेप्ट क्या निकलता है हमारा। और यहां पर एक पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि एक कार्य जो है वो दूसरे कार्य के लिए बेस प्रोवाइड करवा रहा है, यानी दूसरा कार्य जो है वो इस पर डिपेंडेंट है। गिफ्ट खरीदने का कार्य डिपेंडेंट है किस पर, मार्केट जाने पर, यानी मार्केट जाए बिना ये काम नहीं हो सकता। तो रूल यही बन जाता है, जब एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंडेंट हो और अगर वो पास्ट टाइम से रिलेटेड हो तो दोनों ही जगह हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। दोनों अगर रूटीन एक्टिविटी को बताते हो तो दोनों में ही प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर दोनों ही फ्यूचर से संबंधित हो तो, फ्यूचर टाइम से संबंधित हो तो क्या होगा, तो क्या इनकी भांति दोनों तरफ जैसे पास्ट इंडेफिनिट आया है, दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है, वैसे ही क्या दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। उसमें आपको रूल अलग डिसाइड करना पड़ता है। और उसमें क्या रूल डिसाइड करना पड़ता है उसके लिए मैं सेंटेंस आपको लिख रहा हूं पहले, और लिख रहा हूं व्हेन आई गो टू मार्केट आई शैल बाय अ गिफ्ट फॉर यू। ये बनता है दोस्तों वाक्य, जब मैं बाजार जाऊंगा तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा। अब यहां पर गो वर्ड आ रहा है जो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट जैसा लग रहा है और बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म है, लेकिन माय डियर हिंदी में जब ट्रांसलेशन करेंगे तो उस कंडीशन में आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज नहीं करेंगे कि जब मैं बाजार जाता हूं तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा। ऐसे होगा क्या? नहीं। जब मैं बाजार जाऊंगा तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदूंगा, तो दोस्तों इसका ट्रांसलेशन जो होता है वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन दोनों सेंटेंसेज में, दोनों पार्ट में आप फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना है, कैसे डिसाइड करें? तो आप ये दोनों एक्टिविटी देख लीजिएगा, एक तो बाजार जाने वाली और एक गिफ्ट खरीदने वाली, और आप मुझे बताइएगा पहले कार्य कौन सा हो रहा है। पहले कार्य बाजार जाने का हो रहा है या गिफ्ट खरीदने का हो रहा है? तो बाजार जाने का हो रहा है। बाद में कौन सा हो रहा है? गिफ्ट खरीदने का। और रूल बन जाता है माय डियर, अगर दोनों एक्टिविटी फ्यूचर से संबंधित हो तो जो कार्य पहले होता है उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और बाद में जो होता है उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको हम रूल के अंडर में लिख लें एक बार, और रूल के अंडर में लिख के कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे हम जिससे अपना। इफ एन एक्शन इज डिपेंडेंट ऑन अनदर एक्शन, अगर एक कार्य क्या हो, डिपेंडेंट हो दूसरे कार्य पर, तो क्या लिखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट और रूटीन
एक्शन, यानी रूटीन एक्शन जो रूटीन में होता है उसके लिए या प्रेजेंट में जो मौजूद है उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर प्रेजेंट, यानी दोनों में ही हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट हैपेंड एक्शन, यानी पास्ट में होने वाले एक्शन के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर लेंगे दोनों ही वाक्यों में, दोनों ही वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। क्लियर? बट इफ both actions are related to future time, अगर दोनों ही एक्शन किससे संबंधित हैं, फ्यूचर टाइम से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर द फॉर्मर एक्शन एंड फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस is used for the later action। पढ़िए एक बार इसे और पढ़कर आप पता लगाइए कि क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर दो कार्य आपके वेन और इनसे जुड़े हुए हों, वेन एवर वेर एवर इनसे, और अगर मान लीजिए एक कार्य दूसरे कार्य पर क्या हो, डिपेंडेंट हो, निर्भर करता हो, निर्भर करना चाहिए, और अगर दोनों ही रूटीन एक्टिविटी को या प्रेजेंट एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करें तो दोनों ही एक्टिविटी जो है, दोनों ही एक्शन जो है, दोनों ही वर्ब जो है, दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे। पास्ट से संबंधित है तो दोनों को पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन दोनों अगर फ्यूचर से संबंधित है तो दोनों को फ्यूचर में न भेजकर फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा पहले कौन सा काम होगा उसके बाद कौन सा होगा। तो जो काम पहले होगा उसके लिए तो यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो बाद में होगा उसके लिए यूज करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। क्लियर कॉन्सेप्ट दोस्तों? यह है आपके वेन का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? वेन का। जब दो या दो से अधिक सेंटेंस आपके जुड़े हुए हों वेन टाइप के शब्दों से। इसके बाद दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि जब बिफोर और आफ्टर से दो सेंटेंस जुड़े हुए हों तो हमें क्या करना है, कैसे वहां टेंस का प्रयोग करना है, कौन सा टेंस कब आएगा, किस कंडीशन में आएगा, और कितने टाइप से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे सकते हैं, पूछा जा सकता है, यानी कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में बिफोर आफ्टर से संबंधित। और उसके बाद आपके कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं तो उनसे कैसे प्रश्न आता है वो हमें कंप्लीट करना है। लेकिन आज की क्लास में जो अपन ने रूल्स डिस्कस किए हैं काफी बेहतरीन रूल्स हैं। एक तो वेन वाइल वाला है आपका और दूसरा आपका इट इज टाइम वाला था, ठीक है, और सिंस फोर वाला हमने डिस्कस किया ही है। तो आप इन रूल्स को एक बार रिवाइज कर लें जिससे कि अगले रूल को आप इजीली बिना इसमें मिक्स किए हुए कंप्लीट कर सकें। फिर हम बिफोर आफ्टर वाले रूल को और उसके बाद में हम अपने कंडीशनल में इफ और अनलेस वाले कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, तब हमारा ये टेंस टॉपिक कंप्लीट होगा अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टेंस। ओके दोस्तों, तो इसे रिवाइज कीजिए। अगली क्लास में नए रूल के साथ, सीक्वेंस ऑफ टेंस के नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।